हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय नेम इज़ शिवांश एंड आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज और उससे जुड़ी चीज़ें। ठीक है, कलर इसका वाइट कर लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे आज क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट चेंज को समझने से पहले हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए कि क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट क्या होता है इसको हम समझने अगर कहें, क्या क्लाइमेट होता है एवरेज ऑफ वेदर रिलेटेड फिनोमेना। क्लाइमेट क्या होता है? एवरेज होता है वेदर रिलेटेड फिनोमेना, मतलब वेदर रिलेटेड जो घटनाएं होती हैं उसका जो एवरेज होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट है। क्लाइमेट जनरली हम 30 ईयर्स का जब एवरेज लेते हैं, 30+ ईयर्स या 3 डिकेड्स का हम एवरेज लेते हैं। ठीक है, 3 डिकेड्स का जब हम एवरेज लेते हैं, वेदर का जो पैरामीटर्स होते हैं, जिन चीज़ों को हम वेदर में मेजर करते हैं, मापते हैं, उनका जब हम 30 साल तक एवरेज लेते हैं तो उससे हमें एक लगभग क्लियर आइडिया बनता है। तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट है। लेकिन वेदर जो है हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, तो वेदर में हम कौन कौन सी चीज़ें शामिल कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। उनमें से हम कुछ चीज़ों की बात करें, जैसे उसमें होता है टेम्परेचर, उसमें होता है प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, तीसरा होता है विंड होता है। ठीक है, विजिबिलिटी होती है, मतलब कितना एटमॉस्फेयर पारदर्शी है। इन सब इसी प्रकार तमाम चीज़ों को शामिल करके हम वेदर को मेजर करते हैं कि बोलते हैं कि आज का मौसम ऐसा रहने वाला है, या कल का मौसम ऐसे रहने वाला है, या 2 दिन बाद मौसम ऐसे रहने वाला है। जब इन्हीं सारी चीज़ों को हम लेकर एक लॉन्ग टर्म मतलब 30 साल तक मेजर करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि उस एरिया का क्लाइमेट जो है ऐसा है। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज करो, ठीक है, सपोज करो ए पार्ट है, बी पार्ट है एंड ए सी पार्ट है, डी पार्ट है। ठीक है, ए पार्ट क्या है? कोई एक एरिया है, सपोज करो नॉर्थ अमेरिका। सी पार्ट कोई सपोज करो साउथ अमेरिका है, बी पार्ट सपोज करो यूरोप है, डी पार्ट सपोज करो अफ्रीका है। तो यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो अमेरिका का जो नॉर्थ अमेरिका का क्लाइमेट है, या नॉर्थ अमेरिका में जो नॉर्दर्न पार्ट है उसका क्लाइमेट है, जो साउथ अमेरिका है उसके जो ब्राज़ील के आसपास का क्लाइमेट है। अगर आप यूरोप की बात करें वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, अगर हम बात करें अफ्रीका का, वहाँ क्लाइमेट का, आप देखोगे हर जगह का क्लाइमेट अलग अलग है। हर जगह मिलने वाली बायोडाइवर्सिटी अलग अलग है। हर जगह मिलने वाले जो लोग हैं, पीपल हैं, ह्यूमन्स हैं, उनका जो है स्किन का कलर अलग अलग है। जो नॉर्थ में है, यूरोप में है, उनका कलर ज़्यादातर ध्यान दोगे तो वाइट है, जो इधर है उनका ब्लैक है। हालांकि साउथ अमेरिका में भी वाइट ही है, क्योंकि उसके पीछे दूसरा रीज़न है, क्योंकि कोलोनाइजेशन से जो लोग गए हैं इसलिए उसका इम्पैक्ट वहाँ पे है। लेकिन जो ओरिजिनल हैं वो हमेशा ब्लैक ही दिखेंगे, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के में, या जो इक्वेटर के आसपास की रीजन है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि क्लाइमेट का ये इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये तो हो गया क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट ऐसे फिक्स होता है किसी पर्टिकुलर रीजन का, वहाँ से उससे क्लाइमेट से बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। हालांकि इसका अध्ययन आप ज्योग्राफी में करेंगे। तो हमारा तो मेन टॉपिक है इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लाइमेट। उसके बाद हम बात करते हैं चेंज क्या होता है। तो क्लाइमेट हो गया, समझ में आ गया। तो इसमें क्लाइमेट में चेंज क्या हो रहा है? क्लाइमेट में जो क्लाइमेट होता है, हमने बताया कि ये जो 30 साल का एवरेज होता है, ये फिक्स होता है लगभग।
लगभग ये फिक्स होता है कि ऐसा ही क्लाइमेट इस एरिया का होगा। लेकिन जब चेंज हो रहा है तो इसे चेंज होने से क्या हो रहा है, चीज़ों का जो पैटर्न है, क्या है, पैटर्न फॉलो नहीं हो रहे हैं। सपोज करो एक, क्या है यार, एक ये और दूसरा ठीक है, एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, ये पीस, ये सेम पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, ज़मीन के एक ही टुकड़े हैं। हम इस पर बात करते हैं अलग अलग सिनेरियो में, ठीक है। एक होता है ये, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो गया जो है नो क्लाइमेट चेंज, ठीक है, एनसीसी। और ये क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज। ये क्या हो गया, क्लाइमेट चेंज। तो वो कह रहा है क्लाइमेट चेंज जब नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसमें जो है सपोज करो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होती थी इस पीस ऑफ लैंड पे, तो हो सकता है अगले साल 30 हो जाए और हो सकता है 20 हो जाए, तो इतना फ्लक्चुएशन होता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज हो से क्या आ रहा है, एक महीने में, एक मंथ में, ठीक है, एक मंथ का एक हाल है, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट चेंज की कंडीशन में क्या होगा, हो सकता है यहाँ पे 50 सेंटीमीटर हो जाए, हो सकता है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो सकता है एक ही दिन में हो जाए ये सब, ठीक है, बाकी 29 दिन कुछ ना हो। तो इससे क्या पता चलता है, क्लाइमेट चेंज होने में चीज़ें फ्लक्चुएट करेंगी। जो पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे हम बात करें 25 सेंटीमीटर रेन होता है, उससे थोड़ा बहुत 5 नीचे ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे 25 हो सकता है, 25 से 30 हो सकता है, 25 से 20 हो सकता है, और एक महीने में बटा हुआ होगा पूरा। तो क्या हुआ, एक महीने में पूरा बटा हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो एक महीने में पूरा बटा हुआ, लेकिन इस केस में पूरा बटा नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो, हो सकता है कि एक ही दिन सारी बारिश हो जाए और बाकी 29 दिन कुछ ना हो, और ये एक दिन में हो रही इतनी बारिश हो रही है, वहाँ फ्लड आया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल है, आराम से बारिश हो रही है, चीज़ें सब ग्रो कर रही हैं। और यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे भी ऐसे हो सकता है। यहाँ पे सपोज करो, मान लो कम हो रहा है, मान लो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो रहा है, यहाँ मान लो 50 सेंटीमीटर से यहाँ फ्लड आ गई, यहाँ पे ड्राउट लगभग होगा, डिजर्ट टाइप कंडीशन होगी, बारिश नहीं होगी, यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होगी, क्रॉप्स नहीं होंगी, सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो क्लाइमेट चेंज की सिनेरियो में क्या होगा, चीज़ें जो पैटर्न को फॉलो करती थी वो पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगी। जब पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगी तो मानव का जो जीवन पैटर्न, जिस परिपेटी पे मानव अपना जीवन यापन करते आया है, उसमें भी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि हम सब लोग जो सुबह खाना पी रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, हमारा एक पैटर्न बना हुआ है। क्योंकि हमें पता है कि वहाँ से फूड आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, इस प्रकार हम ये काम करेंगे। सारा लोगों का लगभग फिक्स हुआ है, सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज होने की वजह से सारे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त होगा धीरे धीरे। अभी तो नहीं हो रहा, फिलहाल अमीरों का तो ऐसे भी नहीं होने वाला है। उन पर इम्पैक्ट पड़ने वाले जो अमीर लोग हैं, स्पेशली जो रिच पीपल हैं या रिच कंट्रीज़ हैं, और जो पुअर कंट्रीज़ में जो रिच पीपल हैं, उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट काफ़ी कम पड़ने वाला है। जो पुअर हैं, चाहे वो डेवलप कंट्री में हो या डेवलपिंग कंट्री में हो, जो रिच कंट्री में हो और एंड पुअर कंट्रीज़ में हो, जिनमें जो पुअर लोग हैं उन पर सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि वो लोग जो क्लाइमेट से डायरेक्टली लिंक चीज़ें उसमें काम कर रहे हैं, इसलिए उससे उनके ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि सपोज करो कोई बंदा सॉफ्टवेयर कंपनी कर रहा है, उससे क्या लेना देना, अभी क्लाइमेट जो कार्बन बैठ गया आ रहा है, उससे क्या लेना देना। हालांकि उसको इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसे इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन का वो भी झेल सकता है, लेकिन उसके ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम जो क्लाइमेट चेंज पढ़ रहे हैं ना, तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। पहला है, इसके अंदर हमने पढ़ लिया कि क्लाइमेट चेंज क्या है। दूसरा, इसके बात करेंगे काजेस क्या है, इसके ड्राइवर्स क्या हैं, जो क्लाइमेट चेंज है इसको कौन सी चीज़ें ड्राइव कर रही हैं। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट इसके अंदर बात करते हैं
इसका इम्पैक्ट क्या रहा है, इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। उसके बाद चौथा हो गया, इसको मिटिगेट करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, या इसके अडाप्ट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को अडाप्ट करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, या इसके जो कारण उसको कम करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, दोनों लेवल पे, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। इनमें से हम कुछ पॉइंट का आज डिस्कस करेंगे, बाकी के अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज करने के लिए ये तो कुछ सोल्यूशंस हैं ट्रेडिशनल हैं, जिनमें कुछ रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ नहीं है, कुछ सोल्यूशन ऐसे जिसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम दुनिया को पलट देंगे, इस टाइप के हैं, जिसको हम टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन बात की जाती है। जैसे बोल रहे हैं कि ये सब कुछ धरती है, हम लोग यहाँ पे सूर्य भगवान है, अपने प्रकाश छोड़ रहे हैं, सन है, ठीक है, सन है, तो ये यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से जो लाइट आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्लास लगा देंगे, ठीक है, सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो धरती क्या होगी, कूल होगी, हीट नहीं होगी, तो सारा मामला सही हो जाएगा। देख रहे हो, रेवोल्यूशनरी आइडिया है सब। इसको प्रैक्टिकली करना कितना मुश्किल है, कितना महंगा है, लेकिन रेवोल्यूशनरी है, सारे आइडिया दे रहे हैं लोग, ठीक है। आप भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दे सकता है, लेकिन फ़िलहाल हमारा पर्पज़ यहाँ पे अलग है, हम फ़िलहाल पहले सीख लेते हैं, उसके बाद सलूशन देंगे, ठीक है। एंड इनमें हम कुछ सेक्टर जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो इनमें हम कुछ सेक्टर पर डिटेल में पढ़ लेंगे, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, या वुमेन पे हो गया, ठीक है, पुअर पे पढ़ने वाला सेक्टर हो गया, और वाटर पे, ठीक है। इनको इंट्रोडक्टर हम इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, और 8वां पॉइंट हम कंक्लूजन के लिए रख लेते हैं, ठीक है। तो हमने इतने तो डिस्कस कर लिया कि क्लाइमेट चेंज क्या है। क्लाइमेट चेंज क्या है, जो पैटर्न बना हुआ उस पैटर्न में जो चेंज हो रहा है उसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। इसी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही एक कॉन्सेप्ट और है, उसको हम बोलते हैं ओ यार ये तो गड़बड़ हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज का सब पार्ट है, जैसे क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा है तो ग्लोबल वार्मिंग इतना है, ठीक है, इसके अंदर ही आता है, क्लाइमेट चेंज के अंदर ही ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है सिर्फ वार्मिंग की बात की, जैसे प्लानट जो हमारा वार्म हो रहा है, ठीक है, हमारा प्लानट जो वार्म हो रहा है, हालांकि ये कैसे होता है अभी हम बात करेंगे। जो प्लानट वार्म हो रहा है इसमें हम ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ वार्मिंग की बात करते हैं कि प्लानट वार्म हो रहा है, जबकि क्लाइमेट चेंज बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस की जाती है, ठीक है। इसमें वेदर हो गया, और वेदर कह रहे हैं, इसमें टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, इसमें डिजर्ट्स क्या, बायोडाइवर्सिटी पर, एग्रीकल्चर पर, एंड लाइफ स्टॉक पर, फिशरीज पर, ओशियंस पर, ओशियन करंट पर, तमाम चीज़ें इसके अंदर अंतर आती हैं। ये काफ़ी व्यापक है, इसमें हर चीज़ आती है जिस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है उसमें सारी चीज़ों को इस यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसका एक सब पार्ट है क्लाइमेट चेंज का, इसमें सिर्फ वार्मिंग की बात करते हैं। ये कैसे वार्म हो रहा है, जो हमारा सराउंडिंग है ना, पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, तो इसके सराउंडिंग जो एयर है ना, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, गैसेज हैं, तो इसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो ये हीट को क्या रहा है, सन से आने वाली हीट को ऑब्जर्व कर रही हैं और इसको वार्म कर रही हैं, ठीक है। हालांकि 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलरेडी हमने इसको वार्म कर दिया है, इसको गर्म कर दिया है। तो अब इसकी काचेस की बात करते हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, इसका हम कर लेते हैं ये वाला,
काजेज की बात करें अगर इसमें सबसे बड़ा है फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो जो काजेज हैं, जो मतलब कारण है, जो ड्राइवर है क्लाइमेट चेंज का, उसमें सबसे बड़ा कारण है फॉसिल फ्यूल को जलाना। फॉसिल फ्यूल को जलाने से क्या हो रहा है भाई, वो तुम जला रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? फॉसिल फ्यूल को जलाने से नहीं प्रॉब्लम है। फॉसिल फ्यूल को जलाने से उसमें जो एक गैस निकलती है उसका नाम है CO2 या N2O। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CO2। CO2 गैस जो है लगभग 100 ईयर्स के अप्रॉक्स जो है एटमॉस्फेयर में रहती है एक बार निकालने के बाद। तो CO2 क्या है, ये हीट ट्रैपिंग गैस है, ठीक है। हीट ट्रैपिंग गैस कैसे है इसको ना थोड़ा समझ ही लेते हैं पहले। हम अर्थ को बनाते हैं नीला, ठीक है। ये हो गई अर्थ। अब अर्थ हो गई, उसके बाद इसके चारों ओर विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जा रही हैं। ये इसके चारों विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जा रही हैं, ठीक है। ये क्या है, गैसेज हैं। अब गैसेज कौन कौन सी हैं, इसमें CO2 है, N2O है, CH4 है। उसी प्रकार हालांकि इसमें वाटर वेपर भी है। ओ यार, ये तो और प्रॉब्लम क्रिएट करता है बार बार। वाटर वेपर है और इसी में F गैसेज हैं, ठीक है। F गैसेज जैसे HFC है, NF3 है, CFC है, SF6 है। इसी प्रकार की बहुत सारी गैसें हैं जो F गैसेज के अंदर। जिस F गैसेज मतलब जिसमें फ्लोरीन शामिल होगा। फ्लोरीन मतलब वो जो होता नहीं है हाइड्रोजन वाली फैमिली में फ्लोरीन, उसको हम बोलते हैं, वो वाला एलिमेंट है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे होता क्या है, अब हम लोग यहाँ पे अपने सन को बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, सन। ओह, सब कुछ गायब। सन ब्रैकेट में फायर, क्या है, फायर। तो यहाँ से एक प्रकार की रेडिएशन आती है, इसको हम यहाँ से कहते हैं। यहाँ से जो है तमाम प्रकार की रेडिएशन चलती है, उसकी वेवलेंथ जो है बहुत छोटी होती है। इसके कलर से दिख नहीं रहा होगा, रुको इसको चेंज करते हैं। इसमें से सूर्य की तरफ से आने वाली रेडिएशन से जो होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है, ठीक है। उसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इनमें से कुछ चीज़ें तो यहाँ से, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ये जो हमने बनाई इस वाला कलर ना, ये गैसेज हैं, ये पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए हैं, इन पर इसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो ये गैसेज हैं, इनमें से कुछ गैसें जो होती हैं सूर्य से आने वाले रेडिएशन को तो यहीं से रिफ्लेक्ट कर देती हैं। इसमें जो क्लाउड्स पाए जाते हैं इन गैसों के बीच में क्लाउड्स पाए जाते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं, जो पृथ्वी पर स्नो होते हैं, वो वह काफ़ी चीज़ें यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है सन की रेडिएशन। इनमें से सम पार्ट, ठीक है, सम पार्ट क्या होता है धरती के अंदर, इसमें यह एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है। तो जब वो एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाती हैं, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए अंदर तक आती हैं, तो पृथ्वी के सरफेस को वार्म करती हैं। और पृथ्वी के सरफेस को जब टच करती हैं, पृथ्वी के सरफेस पे जो होता है, अर्थ सरफेस जो है, जो अर्थ की सरफेस है उसमें वाटर भी है, ठीक है। वाटर मतलब 70%,
वाटर ही है, ओशन है ना, वहाँ पे भी लाइट गिरती है, वो लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं। उसी प्रकार जो लैंड पार्ट है वो ऑब्जर्व करेगा, फिर रिफ्लेक्ट करेगा। उसी प्रकार जो प्लांट्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, कुछ ऑब्जर्व होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहता है। तो जो नेचुरल वे है, ये जो गैसेज हैं ना, ठीक है, ये बाउंड्री है, तो एक होता है नेचुरल, ठीक है, एक होता है मैन मेड, मैन मेड नहीं, इसको ह्यूमन मेड करते हैं। ह्यूमन मेड मॉडिफिकेशन इन अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो मानव निर्मित मॉडिफिकेशन है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो क्या रहा है, जब सन से लाइट यहाँ से जो रेडिएशन आ रही है, ठीक है, तो आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, यहाँ से रेडिएशन आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, एक बैलेंस बना हुआ है, ठीक है, इतनी रेडिएशन आ रही है, इतनी रेडिएशन जा रही है, दिन रात के सब मिलाकर एक बैलेंस बना हुआ, उसको बोलते हैं हीट बजट। तो एक प्रकार का पूरा बैलेंस बना हुआ है, ठीक है, धरती गर्म हो रही, ठंडी हो रही, ठंडी हो रही, गर्म हो रही है, और उसका पृथ्वी के इस प्रक्रिया में पृथ्वी का एवरेज जो टेम्परेचर है लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है। तो अब हम कर क्या रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हीट ट्रैपिंग यहाँ पे गैसेज हैं ना, ये CO2 है हीट ट्रैपिंग गैसेज, H2 है हीट ट्रैपिंग, ये सब हीट ट्रैपिंग गैसेज हैं, ये तो मैन मेड है, ये सब नेचुरल भी होते हैं, लेकिन इनमें हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करके इनकी मात्रा बढ़ा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, तो हम CO2 एंड N2O CH4 एंड इन गैसों की मात्रा बढ़ा रहे हैं, ठीक, फॉसिल फ्यूल को जलाने से हम इन गैसों की स्पेशली मात्रा बढ़ा रहे हैं। हो क्या रहा था, यहाँ से पहले जो रेडिएशन आ रही थी इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जा रहा था, यहाँ से कुछ पार्ट यहाँ से आने के बाद फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अब क्या हो रहा है कि ये गैसें जा रही हैं, तो अब बहुत सारा हीट जो है यहाँ पे कुछ देर के लिए और रुका, तो इससे क्या हो रहा है, पूरी पृथ्वी और वार्म हो रही है। क्या हो रहा है, पहले 100 आ रहा था, 100 चला जा रहा था, ठीक है, लेकिन अब 100 तो आ रहा है, 100 के 100 वापस नहीं जा रहा है, और 100 में से हो सकता है कि 5-10 रुक जा रहा है, ठीक है, और रुक जा रहा है, रुकता तो पहले भी था, 100 में से कुछ रुकता था, लेकिन एक बैलेंस बना हुआ था। लेकिन जो पहले जो आता था और फिर पूरा चला जाता था, तो उसमें आने जाने के चक्कर में चीज़ें बनी हुई थी, लेकिन अब जो आ रहा है, अब जा रहा है, उनमें जो है कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई हैं, तो कुछ चीज़ें के लिए और रुका हुआ है, जो आने वाला पार्ट है यहाँ पे फंस गया है एक प्रकार से। एक ऐसे जो है एक ब्लैंकेट काम करती हैं, तो एटमॉस्फेयर जो है हीट हो रहा है, एटमॉस्फेयर हीट हो रहा है, तो लगभग सारी चीज़ें हीट हो रही हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर हीट मतलब हीट एनर्जी है, एब्जॉर्व किया है, तो इसलिए हीट है। इस चक्कर में हमारी धरती हीट हो रही है, तो इसका इम्पैक्ट हर चीज़ पे पड़ेगा। तो जो भी चीज़ धरती पे, हर चीज़ पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर धरती ठंडी हो रही है, गर्म हो रही है, हर चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ लिंक है। अब कैसे लिंक है, इसके और भी टॉपिक में बात करेंगे, बायोडाइवर्सिटी में हम बात करेंगे काफ़ी डिटेल में कि विभिन्न प्रकार के जो धरती पे पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं वो आपस में कैसे लिंक है। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक में। तो हम बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज के काजेज में। क्लाइमेट चेंज के काजेज में पहला हो गया फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से हमें क्या एमिशन कर रहे हैं, CO2 का या CH4 N2O का एमिशन कर रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम दूसरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, जंगल को हम जो ऑलरेडी जहाँ पे जंगल है उसको हम साफ़ कर रहे हैं। जंगल को साफ़ करने का मतलब क्या हुआ, एक तो पेड़ पौधों में जो CO2 स्टोर है, एक फैक्ट मैं बता देता हूँ, जितनी भी लिविंग चीज़ होती है उसमें कार्बन होता है, उसको आप अगर काट रहे हैं तो उसको बर्न करें, वहाँ से कार्बन निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, बात एक ही है, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट होते हैं उसके अंदर कार्बन होता है, आप उसको काट के साफ़ कर रहे हैं तो वहाँ पे दो नुकसान हो रहा है। एक तो जो उसके अंदर है उसको आप रिलीज़ कर दे रहे हैं, दूसरा जो फ्यूचर में वो ऑब्जर्व कर सकता है उसको भी, वो ऑप्शन भी ख़त्म कर दे रहे हैं। इससे भी हम क्या कर रहे हैं, इन गैसों का एमिशन कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के मदद। तीसरा होता है एग्रीकल्चर, ये भी इससे रिलेटेड जरूरत है, ये भी डिफॉरेस्टेशन से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा अलग है। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हम ज़मीन को, किसी लैंड को
उसको क्लीन कर रहे हैं। वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं था, कोई भी वैसे वैसे था, उसमें घास फूस थी, छोटी मोटी चीज़ें थी, लेकिन उसको साफ करके हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो वहाँ पे तो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम एनिमल पाल रहे हैं, एनिमल के लिए इस प्रकार की विशेष प्रकार की फसल का पैदावार कर रहे हैं। तो उससे जो एक डाइवर्सिटी बनी हुई थी, उससे ओवरऑल जो नेट इम्पैक्ट पड़ता है, यहाँ से जो है CO2 का नेट एमिशन होता है। क्योंकि आपको लग सकता है कि एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो वहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं तो वहाँ भी तो हीट वो क्या नाम का कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होगी, लेकिन ओवरऑल देखो नेट इम्पैक्ट जो पड़ता है, इसका जो नेट इम्पैक्ट पड़ता है, तो वहाँ पे CO2 ऑब्जर्व नहीं निकलती ही है। और चौथा हो गया लैंड यूज चेंज या फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री होते हैं, फर्टिलाइज़र या तमाम प्रकार की इंडस्ट्री, यहाँ से स्पेशली N2O का एमिशन होता है। ठीक है, लैंड यूज चेंज करने से पहले कोई ज़मीन समतल थी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, हाउसेज बना रहे हैं, अर्बन एरिया डेवलप तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो लैंड यूज चेंज होने से वहाँ पे प्लांट का ग्रोथ हो नहीं, तो वहाँ पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी में ऑब्जर्व थी, सॉइल में ऑब्जर्व थी, वो सब रिलीज हो रहा है। क्योंकि एक प्रकार से बोल सकते हो कि उस एरिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड वो तो रिलीज ही हो रहा है, लेकिन जो फ्यूचर में स्टोर हो सकता था उसका ऑप्शन भी हमने बंद कर दिया। तो ये तो हो गए कारण, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, उसके पीछे फॉसिल फ्यूल को जलाना, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर, लैंड यूज चेंज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, यहाँ से सारी चीज़ को एमिशन कर रहे हैं। और ये सारे लोग गैसें मिलकर हीट को एब्जॉर्व कर रही हैं। ठीक है, अभी हमने जो बताया ना, ये गैसें यहाँ पे ज़्यादा गैसें एब्जॉर्व हो रही हैं। इससे हमारी पृथ्वी का क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इससे सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पैक्ट की। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट की। इम्पैक्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका, काफ़ी बड़े रीजन में है, काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स में है। इम्पैक्ट अगर हम एक सेक्टर वाइज बात करते हैं तो बात करते हैं हम एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में दो चीज़ें हैं, एक हो क्रॉप हो गई, ठीक है, दूसरा हो गया लाइव स्टॉक। ये क्या है, जो हम पालतू जानवर पालते हैं, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। तो क्रॉप हो गई, जैसे विभिन्न प्रकार के हम, जैसे वीट हो गया, पैडी हो गया एंड कॉर्न हो गया, तमाम चीज़ें हम, जैसे मस्टर्ड हो गया एंड दो दाल वाली चीज़ें होती हैं, तमाम चीज़ें हमका प्रोडक्शन करते हैं। तो इन चीज़ों को उत्पादन के लिए हमें एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जैसे जो धान है, एक उसको जो है पानी की रिक्वायरमेंट, एक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, उतना अगर मिलेगा उसी टेम्परेचर पर उसकी प्रोडक्टिविटी या उसकी यील्ड होगी जो होगी ज़्यादा होगी, या जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से पैदावार होगी वो होगी। लेकिन अगर हम क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो में क्या हो रहा है कि उसको सपोज करो पानी चाहिए, पानी नहीं मिल रहा, वहाँ पे ड्राउट हो गया, उसकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर होगी और यील्ड घट जाएगी। इससे हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए इशू हो सकता है। उसी प्रकार वीट अगर हम पिछले साल ऐसा इशू भी आया था पंजाब में 2023 के आसपास, 23 में ही। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि गर्मी के सीज़न में जब उसमें जैसे सीड का जर्मिनेशन नहीं होता, सीड जर्मिनेशन नहीं मतलब जो जब उसमें सीड पड़ते हैं, जब उसमें बीज का निर्माण होता है गेहूँ में, तो उस समय क्या हुआ, हीट ज़्यादा हो गई। हीट ज़्यादा होने से उसकी जो बीज की क्वालिटी थी वो थोड़ा लो हो गई। लो होने से क्या होगी, उसकी पैदावार कम होगी ओवरऑल, तो प्रोडक्शन डाउन होगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तमाम चीज़ें उससे होगी। ठीक है, पता है कि 80 करोड़ जनसंख्या भारत में राशन पे जी रही, जिससे अनुमान आप लगा सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम होगी फूड सिक्योरिटी को लेकर, या इन्फ्लेशन कितना होगा। तो ये तो हो गए कुछ एग्जांपल, क्रॉप कैसे डैमेज होगी। तो इसका सलूशन ये हो सकता है कि हमें ऐसी क्रॉप डेवलप करनी चाहिए जो
हीट को झेल पाए या उसको टॉलरेट कर पाए, रिजिलियंट हो, उसको ऊपर फ़र्क ना पड़े, जैसे थोड़ा बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। जैसे अगर 5 से 15 हो रहा है, 25 हो रहा है, कोई फ़र्क ना पड़े। 5 से 50 हो रहा है तो फ़र्क पड़ेगा ही, उसके लिए और रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल जो 10-5 बढ़ रहा है तो उससे फ़र्क ना पड़े, क्योंकि अभी तो है जो अभी क्रॉप है उसमें थोड़ा सा 2 ही 3 बढ़ रहा है, तो उसका जो यील्ड है काफ़ी ज़्यादा घट जा रही है, तो इम्पैक्ट पड़ेगा। उसी प्रकार जो क्रॉप में ही जो क्लाइमेट चेंज की वजह से तमाम पेस्ट डिजीज़ जो ये भी बढ़ेंगी, इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। इन सब चीज़ों के लिए हमें भी तैयार रहना होगा, हमें इन पर भी रिसर्च करनी होगी। दूसरा बात करते हैं लाइव स्टॉक की। अब लाइव स्टॉक में क्या हो रहा है? लाइव स्टॉक मतलब हो गया जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी, हम तमाम चीज़ें पालते हैं। इसके अलावा भी हर चीज़ भी पालते हैं डेयरी के लिए। तो ये सारे जानवर भी, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गर्मी होगी। गर्मी के मौसम में अगर आप लोगों को याद हो कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हीट वेव होती है, तो इनकी भी मिल्क की यील्ड जो है, मिल्क की क्वालिटी, इनके हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ओवरऑल इनकी जो मिल्क जो देते हैं पशु जानवर, उनका जो है सपोज करो 10 लीटर देते हैं तो 5 लीटर देंगे, क्योंकि भाई हीट में है, उनकी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो सही से काम नहीं करेगा, वो निगेटिव रूप से प्रभावित होंगे, उनका हेल्थ सही नहीं रहेगा तो चीज़ें प्रभावित होंगी। तो मिल्क का प्रोडक्शन डाउन होगा। तो समझ रहा हूँ मिल्क गर्मी में चाहिए लगभग सबको, क्योंकि सभी लोग कोल्ड ड्रिंक बोल रहे हैं, सभी लोग ठंडे पेय पदार्थ बनाते हैं, दही पनीर तमाम चीज़ें चाहिए, मट्ठा, ठीक है, तमाम चीज़ें चाहिए। तो हमें मिल्क चाहिए ही चाहिए। क्या हमें मिल्क चाहिए। ऊपर से प्रोडक्शन डाउन हो रहा है गर्मी में, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि इन चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, इसमें गरीब लोग ज़्यादा परेशान होंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का / ग्लोबल वार्मिंग का। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ किसी का भी हो सकता है, ह्यूमन का हेल्थ हो सकता है, और दूसरा एनिमल्स का हो सकता है। एनिमल्स ये इसमें वाइल्ड एनिमल हो सकते हैं, डोमेस्टिक एनिमल, कोई भी नहीं, उनका हेल्थ इम्पैक्ट पड़ेगा। भाई जो वाइल्ड में है उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ड्राउट आ रहा है, फ्लड्स आ रहा है, तो उनका हेल्थ इम्पैक्ट होगा। डिजीज़ होंगी, उनको भी होती हैं, बीमार होते हैं, मर जाते हैं। ह्यूमन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हीट वेव है, हीट स्ट्रेस है, तमाम चीज़ें होने से ह्यूमन की जो प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। स्पेशली जो डेली वेज वर्कर हैं, जो आउटसाइड वर्कर करते हैं, उनका हेल्थ जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। और हम बात करते हैं तीसरा जो है ज्योग्राफी वाइज हम बात करते हैं आर्कटिक एरिया में, ठीक है। आर्कटिक में क्या हो रहा है? आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। आर्कटिक एरिया का जो है वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, अदर की अपेक्षा वहाँ पे 3-4 गुना ज़्यादा तेज़ बढ़ रहा है। तो वहाँ से एम्प्लीफिकेशन मतलब ज़्यादा तेज़ बढ़ रहा है, इसलिए उसको आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या रहा है, वहाँ आर्कटिक एरिया जो हमारी अर्थ है, ठीक है, तो इस वाले पार्ट में जो है टेम्परेचर काफ़ी तेज़ बढ़ रहा है आर्कटिक ओशन में, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने से क्या हो रहा है, आइस वहाँ की मेल्ट हो रही है, सी आइस मेल्ट हो रही है। तो ब्लैक वाटर ओशन का जो आइस था ऊपर सब ब्लैक वाटर विजिबल हो रहा है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व कर रहा है और फर्दर इसको और मेल्ट कर रहा है सी आइस को। इसको बोलते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से क्या हो रहा है कि हीट जो है क्लाइमेट चेंज को ही बूस्ट कर रही है। एक प्रकार से साइकिल बनी हुई है कि उसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आ रही है रेडिएशन, यहाँ पे है आइस, तो ये रिफ्लेक्ट कर दे रही थी, लेकिन अब यहाँ पे हो गया पानी, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, ऑब्जर्व करके ये तो लगभग 90% रिफ्लेक्ट कर देता है, तो लगभग 5% रिफ्लेक्ट करता है, बाकी इसमें जा रहा है, ठीक है। तो इससे टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे जो सराउंडिंग में होगी तो इसको और मेल्ट करेगा, तो ये पार्ट इतना हो गया, ये इतना हो गया, समझ पास कर। आई होप ये आप समझ गए होंगे कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। आर्कटिक में ये हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी।
बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि तमाम स्पीसीज जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर पे सर्वाइव कर पाएंगी। हालांकि कुछ स्पीसीज इवॉल्व कर लेंगे, लेकिन इवॉल्व करने के लिए भी टाइम चाहिए। जिस स्पीड से क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस हिसाब से कुछ स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाएंगी और वो लोग एक्सटिंक्ट हो रही हैं। काफ़ी चीज़ें एक्सटिंक्ट भी हो गई हैं। सपोज करो जैसे उसमें एग्जांपल है डोडो या तस्मानियन टाइगर करके एनिमल था, सारे लोग एक्सटिंक्ट हो गए हैं। इसी प्रकार बहुत सारे एनिमल एक्सटिंक्ट हो रहे हैं और बहुत सारे जानवर हैं, जीव जंतु हैं जिसका हमने अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं है, वो भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होने से फ्लड्स आएंगे, ड्रॉट्स आएंगे, साइक्लोन्स आएंगे, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा और इन चीज़ों को बनाने के लिए हम फिर से CO2 का एमिशन करेंगे। इस प्रकार फिर से डैमेज होगा, फिर से बनाएंगे, फिर से डैमेज होगा। एक प्रकार की साइकिल बनी हुई है। नहीं समझ में आया होगा कुछ लोगों को। जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें चाहिए सीमेंट, ठीक है, आयरन, स्टील, ठीक है। इनको बनाने में, इन सब चीज़ों को बनाने में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो, ठीक है। इन सब चीज़ों से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। सपोज करो कोई पुल बनाया, रोड बनाया, कुछ भी बनाया, इधर से साइक्लोन आया, इसको हम को दूसरी तरह से करते हैं, ठीक है। साइक्लोन आया, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया। अब जब इस साइक्लोन इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया, साइक्लोन आया, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया, तो हमने जो यहाँ पे एमिशन अलग से किए थे इसको हमने बनाया, ठीक है। इसी ने आके इसको डैमेज कर दिया। तो डैमेज कर दिए, तो अब इसको हमें बनाने के लिए फिर से हमें सीमेंट मोरंग की ज़रूरत होगी, फिर से एमिशन होगा, फिर से हम इसको बनाएंगे, फिर से ये डैमेज कर दिए, क्योंकि ये दूसरी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है, एक साइकिल बना हुआ है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी व्यापक रूप से पड़ने वाला है। और एम्प्लॉयमेंट, अगर हम पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट में जो चीज़ जो बंदे इंडिया जैसे देश में जहाँ पे इन्वायरमेंट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा लोग काम करते हैं, जो डेली वेज वर्कर हैं या जो वेस्ट पिकर हैं, जो वेस्ट में अपने काम की चीज़ें ढूंढते रहते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, उन भाइयों के लिए या बहनों, उसमें बहनें भी होती हैं, उनके लिए भी तमाम चीज़ें इशू क्रिएट होगा। क्योंकि इस इतनी गर्मी में तो जो लोग बाहर काम करते हैं डे टाइम में, या स्पेशली जो ईंट भट्टों पे काम करते हैं, उनके लिए, जो पत्थर के फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि ये सारे काम लगभग बाहर ही होते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में ही होते हैं, तो लोगों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी हेल्थ को कंप्रोमाइज़ होगा, ठीक है। उनका लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होगा। और जीडीपी लॉस होगा, क्योंकि बार बार फ्लड्स आ रहे हैं, डिजास्टर आ रहे हैं, बार बार फ्लड्स एंड डिजास्टर आ रहे हैं, इससे जीडीपी भी लॉस होगी। क्योंकि जीडीपी क्या है, टोटल नंबर ऑफ तो जीडीपी क्या है, जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं एक साल में, तो उसका लॉस कैसे होगा। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, आप फिर से बना रहे हैं, फिर से बना रहे हैं, फिर से बना, तमाम चीज़ें डैमेज और फिर से बना रहे हैं, तो जीडीपी बढ़ तो रही, लेकिन चीज़ें तो आप वही एक ही चीज़ें बार बार बना रहे हैं, नई चीज़ें कहाँ बन रही, तो इस प्रकार जीडीपी में भी लॉस होगा। सिक्योरिटी का भी इशू आएगा, क्योंकि बॉर्डर एरिया में, जैसे हम बात करें बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है। बांग्लादेश के जो कोस्ट है वो सी से काफ़ी ज़्यादा कम ही ऊंचाई पे, लगभग 1 मीटर से कुछ पार्ट है उसका जो है सी लेवल से 1 मीटर भी ऊँचा है। क्योंकि अगर सी लेवल राइज कर रहा है क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट वजह से, तो वहाँ से लोग माइग्रेट करेंगे, इधर आएंगे, तो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। कन्फ्लिक्ट होंगे, लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट होंगे, इसलिए दो देशों के बीच कन्फ्लिक्ट होंगे, ये स्वाभाविक है। इसलिए सिक्योरिटी का इशू है, क्योंकि तमाम इलीगल माइग्रेंट
एक देश से दूसरे देश में माइग्रेट करेंगे। स्पेशली अगर यहाँ हम बात करें तो इंडिया में बांग्लादेश के लोग माइग्रेट करेंगे। हो सकता है इंडिया के कुछ लोग भी आ जाएँ, लेकिन इसका चांसेस बहुत कम है। लेकिन बांग्लादेशी लोग यहाँ आएंगे, या हो सकता है कि भारत के ही कोस्टल पार्ट के लोग इनसाइड में मूव करेंगे, तो वहाँ रहने वालों के बीच रिसोर्सेज को लेकर कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे, सिक्योरिटी इशूज हो जाएंगे। इसका एक इम्पैक्ट है, सी लेवल राइज कर रहा है। ठीक है, सी लेवल राइज कर रहा है। सी लेवल राइज कर रहा है तो जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड पे रहने वाले लोग हैं, जैसे मालदीव है और जो ओशनिया में तमाम आइलैंड वाले कंट्री हैं, उनके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। हालांकि काफ़ी कंट्रीज इसमें डूब ही रहे हैं, जैसे मालदीव कुछ पार्ट डूब ही गए, कुछ आइलैंड्स के डूब ही गए हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो लोग दूसरी जगह शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंतर्गत 9वां-10वां पॉइंट ये हो गया। 10वां पॉइंट हमने बात की सी लेवल, नहीं 9वां पॉइंट सी लेवल राइज हो रहा है तो इसी सारे डूब रहे हैं। और 10वां हम बात करते हैं तो ये होता है क्या नाम, परमाफ्रॉस्ट थाइंग। इसके लिए हम थाइंग यूज़ करते हैं, हालांकि इसका मतलब मिल्ट ही होता है। परमाफ्रॉस्ट एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे पृथ्वी है, ठीक है, इसके जो ये वाले पार्ट में है, रसिया के नॉर्दर्न पार्ट में या अमेरिका के कनाडा के नॉर्दर्न पार्ट में, तो यहाँ पे जो है बर्फ़ जो है स्टोर हुए, ज़मीन के अंदर जो है बर्फ़ बनी हुई है। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या वो बर्फ़ पिघल रही है, तो ज़मीन वहाँ से धंस रही है, एक तो ये हो रहा है। दूसरा, उस ज़मीन जो बर्फ़ है उसके अंदर जो है तमाम प्रकार के ह्यूमस स्टोर हैं, तमाम प्रकार के ऑर्गेनिक मटेरियल स्टोर है। उससे निकल अब जो वो चीज़ें मेल्ट हो रही हैं, तो मेल्ट हो रही है, पानी बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, तो वहाँ से विभिन्न प्रकार की गैसें CO2 CH4 रिलीज हो रही है। ये सब सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज को फ्यूल कर रही हैं, फर्दर फ्यूल कर रही हैं। तो और इस एरिया में जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए गए हैं, थोड़े बहुत, उस इंफ्रास्ट्रक्चर इस एरिया में बनाए नहीं, लेकिन थोड़े बहुत उसमें भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, स्पेशली उन कंट्रीज़ में जो परमाफ्रॉस्ट गिरी हुई है, उनके ऊपर भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, बाकी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप आज हमने जो चीज़ें डिस्कस करी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं।